हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीतिकाल का पहला एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका होगा, जिसे आपने वॉच भी किया होगा। दोस्तों, ये आपका रीतिकाल का सेकंड वीडियो। जितने भी रीतिकाल के क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, ये आपका केवल वर्ग 2 के लिए ही हम नहीं पढ़ा रहे। आप यहाँ से कहीं किसी भी स्टेट के हों, वर्ग 1, वर्ग 2, सेट, नेट, टीजीटी, पीजीटी, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि हमने भी इन्हीं बुकों से पढ़कर पहले वर्ग 1 और 2 का एग्ज़ाम दिया था और उसमें सफलता पाई थी। दूसरी बात, हमने यूजीसी नेट भी इन्हीं बुकों से क्लियर किया हुआ है, जो हमने आपको पहले शुरू में ही बताया था। सेट, नेट, आप इससे कुछ भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा। दोस्तों, ये प्रश्न केवल वर्ग 2 या वर्ग 1 के लिए काम में नहीं आएंगे, यूजीसी नेट और सेट के लिए भी आपको काम में आएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहारी के दोहों का उर्दू शायरों में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देवी प्रसाद प्रीतम ने। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसका लक्षण ग्रंथों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता है, यद्यपि उसने एक भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी आपको बताया कि जो बिहारी हैं, बिहारी ने एक भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, उसके बाद भी उनको लक्षण ग्रंथों में उनको शामिल किया जाता है। बिहारी को संस्कृत, प्राकृतिक, अवधी आदि भाषाओं का ज्ञान था। मुख्यतः उन्होंने अपनी रचना सतसई में किस भाषा को अपनाया था? तो किस भाषा को अपनाया था दोस्तों? ब्रिज भाषा को। दोस्तों, आप वीडियो को 2-3 बार वॉच कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल एकदम से कंठस्थ हो जाएंगे वो। बिहारी ने अपने दोहों में सूक्ष्म वर्णिक विषय द्वारा गागर में सागर भर दिया। बिहारी ने इस प्रकार के दोहों में किस शैली का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका बी राइट आंसर रहेगा। लाल चंद्रिका नामक बिहारी ससैया की टीका रचनाकार कौन है? तो सदालाल मिश्र, कृष्ण कवि। तो दोस्तों, इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं क्योंकि इससे समय की बचत होगी और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए हम फटाफट बताते जाते हैं। तो इसका लालू लाल इसका राइट आंसर रहेगा। बिहारी सतसई की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। बिहारी की काव्यगत विशेषताओं में कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों? देश प्रेम। देश प्रेम पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि क्यों है भिन्न सभी कवियों से? वो पहली बात तो यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। एक हो रहा है घनानंद। घनानंद कौन से कवि थे? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या रीति मुक्त? तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या बना? रीतिबद्ध थे। अब रीतिबद्ध तो थे और उसके बाद उनका प्रेम अलग क्यों था, भिन्न क्यों था? क्योंकि वह स्वानुभूति और रीति से मुक्त हैं, इसीलिए। किस घटना के कारण घनानंद के काव्य में सुजान नामक वेश्या का स्थान सुजान कृष्ण ने ले लिया था? हमने ऊपर ही आपको बता दिया था कि घनानंद जी की प्रेमिका थी जिसका नाम सुजान था। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, जो उनसे मतलब घनानंद जी उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने जो वो वेश्या थी सुजान नामक, उससे कहा कि हम कहीं दूर चलकर रहते हैं, राजमहल में ना रहें, तुम्हारा इस तरह नृत्य करना मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो विलासतापूर्वक जीवन जीती थी, ऐशो आराम से रहती थी, और घनानंद चाहते थे हम सुकून भरा जीवन जिएं और तुम्हें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिससे घनानंद जी का दिल टूट गया और उन्होंने जाकर वो कहीं कहीं भटकते रहे। उसके बाद जाकर उन्होंने ब्रिज में आश्रय लिया। वहाँ पर वो श्री कृष्ण की मतलब श्री कृष्ण जी की चर्चाएँ या लीलाएँ सुनते, इस तरह से उनके प्रेम में डूब गए
तो वहाँ से उन्होंने सुजान नामक वेश्या का स्थान सुजान कृष्ण को दे दिया। तो ये उनकी पूरी कहानी है, आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये तो हमने आपको शॉर्टकट में समझा दी है। सुजान द्वारा विश्वासघात करने पर, तो जो सुजान थी उन्होंने फिर बाद में राजा को भी बता दिया था, और जो घनानंद जी थे उनको सजा भी मिली थी और बाद में उन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया था राजमहल से। घनानंद जी की काव्य रचना में स्थूलता के स्थान पर है। क्या है स्थूलता के स्थान पर दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका बी राइट आंसर रहेगा, आंतरिक प्रकृति। घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 46 का राइट आंसर क्या रहेगा? आध्यात्मिकता। उनके इसमें कोई भी आध्यात्मिकता नहीं थी। विरह की मार्मिकता थी, सौंदर्य चित्रण था और उभय पक्षीय प्रेम था, यानी एक पक्षीय प्रेम था। और लेकिन उसमें कोई भी आध्यात्मिकता यानी भगवान के प्रति कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, इस तरह भक्ति करना चाहिए, ये भगवान वो, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान की जगह कृष्ण जी को स्थान दे दिया था। भूषण की कविता का प्रधान स्तर क्या है दोस्तों? प्रास्तिपरक, क्योंकि भूषण रीति काल में एक ऐसे लोते और अपवाद कवि थे जिन्होंने राजा के बखान किया था, यानी कि उन्होंने आदिकाल के ग्रंथों का उसमें वर्णन कर दिया था। तो वो राजा का मतलब वर्णन करते थे, राजा की प्रशंसा किया करते थे। ऐसा क्वेश्चन बनकर आता है कि रीतिकाल के कौन से कवि अन्य कवियों से भिन्न हैं जिन्होंने रीतिकाल के होते हुए भी रीतिकाल की एक भी रचना नहीं लिखी है? तो वो भूषण जी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन को चुनना है हमें दोस्तों। इसमें देखिए कौन सा असत्य है दोस्तों? भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी बिल्कुल सही है। छत्रसाल दशक उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी सही है। शिवाजी ने उन्हें एक एक छंद पर लाखों रुपए दिए। वो शिवाजी की प्रशंसा करते थे जिसमें उनके छंदों पर यानी उनके प्रशंसा पर उन्हें एक एक लाख रुपए दिए जाते थे। उन्होंने श्रृंगारिक काव्य की रचना की, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने, हमने ऊपर ही बता दिया था, उन्होंने भी किसी भी श्रृंगारिक काव्य की रचना नहीं की है। भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि हैं क्योंकि उनके काव्य में क्या मिलता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बी है। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं मिलता, वो एक अपवाद है, विलक्षण है। हमने आपको ऊपर ही बता दिया था। उन्होंने वीर रस प्रधान काव्य लिखे, यानी आदिकाल के बराबर, आश्रयदाता की प्रशंसा की और जन सामान्य की स्थिति का वर्णन किया। अलंकारों का विविधता दिखाते हुए भी विविधता देखते ही बनती थी उनके इसमें। उन्होंने ऐसे ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो कौन सी रचना मतीराम की नहीं है इसमें से? श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास किसकी है दोस्तों? श्रृंगार विलास किसकी है दोस्तों? ये हम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। तो कौन है अंतिम प्रसिद्ध कवि दोस्तों? पद्माकर। पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? तो कौन सा है दोस्तों? ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस कवि को साक्षात रस पूर्ति कहा है? तो किसे रस पूर्ति कहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा देव, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे, और उन्होंने सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, देव ने रीतिकाल के होते हुए भी प्रकृति का वर्णन किया, ये भी अपवाद है। और दोस्तों इन्होंने उसमें ऐसे ऐसे रसों का उल्लेख किया है, बहुत अच्छे रस प्रयोग किए हैं। रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास, भाव विलास किसकी कृतियां हैं? तो ये किसकी कृतियां हैं दोस्तों? ये देव की हैं। देखिए दोस्तों ऊपर हमने आपसे पूछा था
ऊपर हमने आपको पूछा था कि मतीराम ने किसकी रचना नहीं की थी, तो हमने आपको क्या बताया था, श्रृंगार विलास की। तो हमने क्यों नहीं बताया था इसका राइट आंसर, देखिए नीचे ये जितने भी विलास दिए हुए ना, आपको याद रखना है, रस विलास, भवानी विलास, श्रृंगार विलास, जाति विलास, भाव विलास, सभी किसकी कृतियाँ हैं, देव की। इसलिए हमने आपको ऊपर नहीं बताया था। मैंने कहा कमेंट करके आप बताएंगे। असत्य कथन को चुनिए, तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है दोस्तों, डी इसका असत्य है। रस प्रबोध रसलीन की रचना है, ये बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता रीति काल में रही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जहाँ पर श्रृंगार होगा वहाँ किसी वीर का वर्णन तो जरूर ही होगा, तो वीर रस वहाँ पर अपने आप का, क्योंकि क्रोध भी आ सकता है। वीर रस का भाव क्या है, क्रोध। तो क्रोध किसे आता है, राजा महाराजा, और श्रृंगार रस का वर्णन उन्हीं पर किया गया है। वैरव नायिका भेद के रचनाकार रहीम कवि हैं, ये भी आपका सत्य है, बाकी नीचे वाला सत्य है। रीति काल के अंतिम कवि कौन है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ग्वाल कवि रीति काल के अंतिम कवि माने जाते हैं। श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा, द्विजदेव। किस काल को काला काल नाम देना समुचित ज्ञात होता है कि रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्ति, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें काल का प्रपंचल रूप अन्यास ही दृष्टिगत होता है। तो आपको इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और इसका हम आपको बता दें किस काल को काला काल नाम दिया गया है, टोटल इसमें यही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा। आप जो आदि काल और जो मतलब काल विभाजन पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये बताया जाएगा। दोस्तों हिंदी साहित्य में काल विभाजन पढ़ना ही उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि मतलब काल विभाजन पर बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। अभी जो वर्ग 1 का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें भी दोस्तों यही वाला क्वेश्चन सेम आया था कि मिस्र बंधु विनोद ने जो किस काल की वर्णन किया है, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन था, अभी मुझे याद नहीं आया और मेरे सेट में आया था। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादूत होने के कारण रीति काल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उनके सामने दबसी गई हैं। ये किसका कथन है, कोटेशन बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। अब की बार भी राग दरबारी से कोटेशन आया था कि ये CID किस चिड़िया का नाम है, वर्ग 1 में ही आया था दोस्तों। तो इसका बी राइट आंसर रहेगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। दोस्तों आपको कोटेशन भी याद करके रखना होंगे। हिंदी में रीति काल का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथ। दोस्तों अब दूसरी बात है, परीक्षा का पैटर्न भी वर्ग 1 और वर्ग 2 में बदलता हुआ जा रहा है, क्योंकि जब वर्ग 1 का अभी अगस्त में पेपर हुआ था ना दोस्तों, तो उसमें भी पहले कोटेशन वगैरह नहीं देते थे दोस्तों, सीधा सीधा बस ये किसकी रचना है, ये किसने लिखी है, ये पूछा करते थे। अब की बार इतने कोटेशन दिए थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिए थे, क्योंकि मैंने भी वर्ग 1 का एग्ज़ाम फेस किया हुआ था। हिंदी रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ की रचना संबंधी नियम का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। तो क्या होगा दोस्तों इस कथन को किसने कहा है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डॉक्टर नागेंद्र ने इसको कहा हुआ है। किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रामचंद्र शुक्ल। यद्यपि सुजित सुलक्षणा सुब्रन सरस, या पूरा पढ़ लीजिएगा दोहा।
और भूषण बिन ना बरजाए कविता, तो इसमें उनका नाम भी दे दिया गया है। तो आप ये मत सोचिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये भूषण और इसमें भूषण भी दे दिया, आप सोचेंगे शायद इसका भूषण है, लेकिन इसका भूषण नहीं। ये किसने लिखी है? ये केशवदास जी ने लिखी है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके वर्ग 2 में। दोस्तों देखिए, इस प्रकार हमें तैयारी करके रखना है, एक एक दोहा, एक एक छंद, एक एक अलंकार वगैरह सब कुछ ऐसे रट के रखना है कि कहीं से हमारा नंबर आउट ना हो, क्योंकि हमारा मेन मकसद है हमें बस सरकारी सर्विस मिलना चाहिए, जिसके लिए आप भी प्रयासरत हैं, हम लोग भी प्रयासरत रहते हैं। और दोस्तों हम इसलिए आपकी पढ़ाई साथ साथ करवाते जाते हैं। जिस तरह हमें सफलता मिलती है, जैसे हमने यूजीसी नेट में सफलता प्राप्त की, आप भी कीजिए। आने वाले समय में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, तो वो अच्छा जाए। शिवाजी जी की बढ़ाई शिवाजी की बढ़ाई और हमारी लघुताई क्यों कहत। ये दोस्तों आपको पूरा पढ़ना है और इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भूषण। बिहारी ने निम्नलिखित पंक्तियों को लिखकर किस राजा के जीवन में परिवर्तन ला दिया था? ना ही पराग, ना ही मधुकर मधु, ना ही विकास, ना ही काल, अली कली ही सोए विदो, आगे कौन हवाल। तो ये किसने कहा था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राजा जय सिंह के लिए कहा गया था। ठीक है दोस्तों, काव्य की रीति सुखी सुख बिन सो देखी सुनी बहु लोकों की बातें। उपरोक्त रचना किसकी है दोस्तों? भिखारी दास की। दोस्तों थोड़ा क्या मुझे पढ़ाने में दिक्कत जा रही है, मेरा थोड़ा गला खराब है, लेकिन क्लास तो लेना ही पड़ेगी। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो कहे भुवन हसे तेन कहे नटी जाए। उपरोक्त पंक्तियों का आशय क्या है दोस्तों? तो इसका आशय क्या है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वार्तालाप के लालच में राधा ने कृष्ण की मुरली छुपा दी है। ये बिल्कुल सही है। जब कृष्ण मुरली मांगते हैं तो वो सौगंध खाकर मुरली ना होने की बात कहती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। राधा अपनी भौं से चतुरता से मुस्कुराती है। ये इसका राइट आंसर सी रहेगा। मोहे तुम एक तुम्हें सो सम अनेक आही का कछु। दोस्तों आप इसको पूरा पढ़िएगा। चकोरन की कमी, तो इस दोहे में चंद का संबंध किससे है दोस्तों? क्योंकि थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप इसको पढ़िएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर डी रहेगा। देखिए, सुजान को चंद्रमा कहा गया है, बिल्कुल सही है। और ऐसा चंद्रमा जिसे चकोरों की कमी नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया है? घनानंद जी के द्वारा कहा गया है। सजी चतुरंग सेना अंग में उमंग भरी, सारज शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण नादित। आप इसको पूरा पढ़िएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, इसमें ये भी सही है और ये भी, क्योंकि इसमें उत्साह भी है और गौरवान्वित करने वाली पंक्तियाँ भी हैं। घन आनंद जीवन मूल सुजान की कहोदन हूँ ना क्यों देसज। ये आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों, इसका अर्थ समझना है, क्योंकि इतना हम लंबा चौड़ा आपको पढ़ाते चले जाएंगे तो फिर क्वेश्चन कम हो पाएंगे। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डी इसका राइट आंसर रहेगा। सुजान रूपी बादल ना जाने कहाँ छुप गए हैं। और दोस्तों क्या रहेगा? प्राण रूपी चेतक उनके विरह में व्याकुल हैं। ये इसमें दिया गया है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रमांक बताइए।
तो दोस्तों आपको जन्म क्रमांक, इनकी जीवनी सबकी याद होना चाहिए। अगर आपको इनका जन्म काल या मृत्यु काल याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो इसका क्या रहेगा दोस्तों राइट आंसर? सी इसका राइट आंसर रहेगा। पहले सबसे बड़े केशव जी हैं, उसके बाद बिहारी आए, उसके बाद देव और उसके बाद घनानंद। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रमांक बताइए। तो इसका क्या रहेगा? बिहारी, आलम, भूषण और भिखारी दास, ये इसका सही रहेगा। सबसे पहले कौन आए? बिहारी। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, आप कहेंगे केशव जी आए, लेकिन दोस्तों क्या है कि वो अलग कवि हैं, ये अलग कवि हैं। तो बिहारी, आलम, भूषण और भिखारी दास। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रमांक बताइए। तो इसका सही अनुक्रमांक क्या रहेगा दोस्तों? केशव, घनानंद, भिखारी दास और पद्माकर। सबसे बड़े केशव दास, फिर घनानंद, क्योंकि बिहारी और वो सब हट गए हैं। उसके बाद क्या होगा? ये ऊपर आपने देखा था केशव, बिहारी, और यहाँ पर नीचे बिहारी हट गए हैं, बिहारी हट गए, घनानंद, फिर भिखारी दास, फिर आखिरी में अभी मतलब जो 1919 इसमें आए थे, पद्माकर आए थे। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रमांक बताइए। तो इसका क्या रहेगा दोस्तों? इसका रहेगा केशव, बिहारी, भूषण और पद्माकर, इसका राइट आंसर रहेगा। सुमेलित कीजिए। तो इसको हमें सुमेलित करना है। देखिए इसका क्या राइट आंसर होता है? पिंगल प्रकाश, ये किसकी है? रसलीन की। छात्र प्रकाश, ये किसकी है दोस्तों? छत्र प्रकाश लाल कवि की। छंद प्रकाश, ये किसकी है? भिखारी दास की। स्फुटुक छंद, ये किसकी है दोस्तों? रसलीन की। सॉरी दोस्तों, ये पिंगल प्रकाश हमें किशोर की बताना था, हमने यहाँ पर रसलीन पे टिक कर दिया है। फिर से मिला देते हैं। देखिए पिंगल प्रकाश किसकी है? किशोर की। छत्र प्रकाश किसकी है दोस्तों? लाल कवि की। छंद प्रकाश किसकी है दोस्तों? भिखारी दास की। और स्फुटुक छंद किसकी है? रसलीन की। इस प्रकार आपका ए आंसर सही होगा। सुमेलित कीजिए। अगला भी हमें क्या करना है? सुमेलित ही करना है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका भी राइट आंसर ए ही रहेगा। प्रेम दीपिका, ये किसकी है दोस्तों? देव की। प्रीति प्रवास, ये किसकी है? घनानंद की। ललित लालम, ये किसकी है? मतीराम की। और छत्र साल दशक, ये किसकी है? भूषण की है दोस्तों। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है दोस्तों इसको। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका भी राइट आंसर ए ही रहेगा। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस किसकी है? मोहनलाल मिश्र की। और दोस्तों इसके बाद क्या है? ललित लालम, ये किसकी है? मतीराम की। आमने सामने जो दिए हैं वो वैसे ही सही हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ए रहेगा। और आपका सुमेलित कीजिए। अगला भी क्या है? सुमेलित करने के लिए है दोस्तों। तो देखिए इसका क्या रहेगा? चंडी चरित्र। चंडी चरित्र का क्या रहेगा दोस्तों? ये किसका है चंडी चरित्र? गुरु गोविंद सिंह का। राम रसायन, ये किसका है? पद्माकर जी का। और दोस्तों के सिद्धांत सागर किसका है? जसवंत सिंह का। और रामचंद्रिका किसका है? केशवदास जी का है। तो इसका बी राइट आंसर रहेगा। ये बी आप टिक करके देख लीजिएगा। घनानंद के संबंध में किसने लिखा है कि भाषा के लक्षक एवं बजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसी पूरी परख नहीं, पूरी परख इन्हीं को थी। तो ये किसने कहा था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था।
निम्नलिखित विद्वानों में से किसका मत है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है? पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। हिंदी दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ाते जाते। हिंदी रीति ग्रंथ की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली और अंतरीति काल का आरंभ इन्हीं से माना जाना चाहिए। ये कथन किसका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का दोस्तों 2018 वर्ग 1 में भी आ चुका है ये। और दोस्तों ये इसमें भी आ चुका है, यूजीसी नेट 2017 जून वाले इसमें आया था। रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये विचार किसका है? तो ये विचार किसका है? विश्वनाथ प्रसाद जी का है। ढेर सो बनाए अस मेलत सभा के बीच लोगन कविता की वो खेल करीज। और ये आपको पूरा पढ़ना है। ये किसका है दोस्तों? ये आपका डी ठाकुर जी का है, जो कवि ठाकुर है ना उनका है, नहीं तो आप भगवान ठाकुर समझ लो, यानी कृष्ण जी का। गुरु कन्हई कहा राम भजन नीको। दोस्तों ये आपको पढ़ना है। और गुरु कहे राम भजन नीको मोहे लगत राज डगर सो। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। जग की कविताएं से के धोखे रहे होए परवीरन की मती जाति। और ये किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों? आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ये घनानंद की। जहाँ पर धोखे की बात आए वहाँ पर किसकी बात चल रही है? घनानंद जी की बात चल रही है। चीजन के चोजी मोजन के महाराज हम कविराज वे चाकर चतुर के। और ये इस तरह से पूरी अभी आधी पंक्ति दी है, पूरी और होनी थी। तो ये किसकी है दोस्तों? सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, कम से कम 400-500 प्रश्न हैं। तो इस तरह तो एक सेशन में नहीं हो सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसे देख सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।